हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगी। जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी एसएसटी की सीरीज़ चल रही है। इसमें मैं चैप्टर 5 का पार्ट 3 आपको पढ़ा रही हूँ। आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। बाग, मकबरे तथा किले। अब देखिए, मुग़लों ने जलाशय और बहुत चीज़ों के अलावा बाग बगीचे भी बनवाए थे, किले बनवाए थे, मकबरे बनवाए थे। अब हम लोग इसके वास्तुकला और किसने कैसे मकबरे बनवाए इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। मुग़लों के अधीन वास्तुकला और जटिल हो गई थी। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तित्व में रुचि रखते थे। अब देखिए, जो मुग़ल काल में के अधीन वास्तुकला थी वो बहुत बढ़ गई थी उस काल में। क्यों? क्योंकि उस समय के जो राजा लोग होते थे वो बहुत व्यक्तिगत रुचि रखते थे इन सब चीज़ों में। इनमें थे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेषकर शाहजहां। ये लोग वास्तुकला और साहित्य कला पे व्यक्तिगत रुचि अपनी रखते थे। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, इसमें दिखा रहा है चित्र 9, ठीक है। ये मुग़ल चार बाग, ये देखिए जो बगीचा है ये चारों तरफ से आने जाने का इसमें रास्ता है, इसलिए इसे चार बाग कहा गया है। ऊपर से देखने में ये चार बाग लगते थे, चार तरह के बाग, ठीक है। अब ये क है हुमायूं के मकबरे का चार बाग। और देखिए, इसके बीचों बीच में हुमायूं का मकबरा है, ठीक है। 1562 से 71 तक के बीच में ही बना था। ख, अब ये ख देखिए, ऊपर आप देख सकते हैं ख, कश्मीर में शालीमार बाग का सीढ़ीनुमा चार बाग। अब देखिए, जो कश्मीर था, ये जो आप सेकंड वाला चित्र देख रहे हैं, ये वाला, ये है कश्मीर के शालीमार बाग है, जो सीढ़ीनुमा चार बाग है। इसका निर्माण 1620 से 1634 के बीच में हुआ था। ये सीढ़ियाँ बनी हैं इस बाग में आने के लिए। और ये तीसरा और आखिरी है लाल महल। बारी में चार बाग को तटीय बाग के रूप में अपनाया गया। अब ये चार महल जो है, ये चार बाग, बारी में चार बाग जो जगह है वहाँ के तटीय बाग है। ये 1637 में बनाया गया है। ये तट के किनारे है, ठीक है। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजना और उन्हें बनवाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अब देखिए, जो बाबर की आत्मकथा थी उसमें उन्होंने बताया कि उन्हें बाग बनवाना ज़्यादा पसंद था। अब मतलब जो बाबर थे वो अपनी रुचि बताते हैं, या तो वो बाग बगीचे में टहलते रहते थे या उन्हें बनाने की योजना बनाने में लगे रहते थे। अक्सर ये बाग की दीवारों से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा चार भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। अब देखिए, जो बाबर हैं वो हमेशा बाग बगीचे की दीवार से घिरे होते थे, ठीक है। वहाँ कृत्रिम नहरें थीं। कृत्रिम नहरें यानी बनाई गई नहरें, ठीक है, प्राकृतिक नहीं। चार भागों में विभाजित आयताकार, देखिए मतलब समझिए कैसे था। ये जो ऐसे करके, ये 1 2 3 4, ये हो गया ना, 1 2 3 4, ऐसे ही इनका बगीचा होता था। और इधर कहीं भी किनारे से नहर आती बहती हुई रहती थी हमेशा, ठीक है। औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है। यानी जो बाबर थे वो बाग बगीचों को बनाने में उनका जो डिज़ाइन तय होता था, खाका तय होता था, यानी डिज़ाइन, ठीक है, तो उसमें उनकी रुचि थी। चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये चार बाग कहलाते थे। अब देखिए, मैंने बताया ही ऊपर कि ये चार हिस्सों में बटे होते थे एक समान, इसीलिए इन बाग को चार बाग कहा जाता था। तो बाबर के समय में सभी बाग को चार बाग कहा गया। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर
के समय से शुरू हुई थी। अब देखिए जो चारबाग था ये अकबर ने बनवाना शुरू किया था। कुछ सर्वाधिक सुंदर चारबाग को कश्मीर, आगरा, दिल्ली चित्र 9 देखें में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। अब देखिए जो चारबाग थे, जो ज़्यादा सुंदर चारबाग थे, सुंदर सुंदर बाग बगीचे थे, उनको अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। ये कश्मीर, आगरा और दिल्ली में थे। अभी आपने ऊपर देखा ना चित्र में। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। अब देखिए जो अकबर थे इनके शासनकाल में बहुत तरह के बदलाव आए वास्तुकला में, नए नए तरह के वास्तुकला में उपयोग आए। ठीक है, इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरे से ली। अब देखिए जो तैमूर का मकबरा था उससे अकबर के जो वास्तुशिल्पी जो थे, जो वास्तुकलात्मक कार्य करते थे, शिल्पी होते थे, वे जो इन लोग के पूर्वज थे एशियाई तैमूर, उनके मकबरे से, वहाँ से इन्होंने प्रेरणा ली थी। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखाई जाने वाले केंद्रीय गुंबद जो सबसे ऊंचा था और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गया था। अब देखिए जो हुमायूं का मकबरा था उसमें सबसे पहली बार गुंबद बना था, वो भी केंद्रीय, जो केंद्र में मतलब मकबरे के, और वो सबसे ऊंचा गुंबद था उस समय का, और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार भी बना था जिसे पिस्तक कहा जाता है। ठीक है, ये मुगल वास्तुकला के रूप में बहुत महत्वपूर्ण बन गया था। फिर यह मकबरा एक विशाल औपचारिक चारबाग के मध्य में स्थित था। अब हुमायूं का मकबरा बना के वहाँ पे अगल बगल अकबर ने वहाँ चारबाग बना दिया था। ठीक है, विशाल चारबाग था, मतलब बाग बगीचा विशाल बना था वहाँ पे। इसका निर्माण बगीचे के बीचों बीच हुमायूं का मकबरा है, और इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्तविहित की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा हुआ होता था। अब देखिए जहाँ पे हुमायूं का मकबरा बना है उसका निर्माण 8 स्वर्गों यानी हस्तविहित की परंपरा, ठीक है, मतलब एक बड़ा सा महल टाइप का बना के 8 कमरों का, वो सारे कमरे आके एक कमरे में बीचों बीच मिलते थे, वो वहाँ पे मकबरा बनाया था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर बने हुए थे। अब ये जो इमारत थी इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था और इसके किनारे किनारे सफ़ेद संगमरमर बना हुआ है। काबुल में चारबाग का खाका बनाते वक्त बाबर ने 1590 की एक चित्रकारी ध्यान दें। कैसे रास्ते पर एक दूसरे को काटती नहरें चारबाग की योजना की विशेषताएं। ये देखिए, ये ऊपर बना रहे हैं ये, और बाबर जो है वो चित्रकारी कर रहे हैं इस चारबाग के, काबुल में चारबाग की 1590 में। और नीचे देखिए चित्र 11 है 1562 का से 1571 के बीच में निर्मित हुमायूं का मकबरा की। ठीक है, क्या आप मकबरे के पास नहर देख सकते हैं? तो देखिए ये नहर है, ये देखिए जो है ये नहर है, ये यहाँ से ये जा रही है सीधी सीधी। ठीक है। चित्र 12 दिल्ली में दीवान-ए-आम में सिंहासन का छज्जा। इसका निर्माण 1648 में पूरा किया गया। अब देखिए ये जो छज्जा दिख रहा है ये दीवान-ए-आम का छज्जा है। ठीक है, ये इसका निर्माण 1648 में हुआ था, क्योंकि देखिए इसकी डिज़ाइन में, देखिए बात की डिज़ाइनों से इसकी डिज़ाइन में फ़र्क है। क्यों? क्योंकि जब शाहजहां ने, अब आप देखिए नीचे, शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। अब देखिए यही सद्भावपूर्ण संश्लेषण था जिससे वहाँ के डिज़ाइन में थोड़ा फ़र्क आ गया। ठीक है, शाहजहां ने मुगल का वास्तुकला जो थी उसमें
और थोड़ा बदलाव किया। शाहजहाँ के शासनकाल में अनवरत निर्माण चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। अब देखिए जो शाहजहाँ थे उनके शासनकाल में अनवरत मतलब लगातार निर्माण कार्य होते रहे। भवन, मस्जिद आगरा और दिल्ली में बनाए गए ज़्यादातर। सार्वजनिक सभा हेतु समारोह कक्षों, दीवाने खास और दीवाने आम की योजना बहुत सावधानीपूर्ण बनाई जाती थी। अब देखिए जो दीवान सार्वजनिक जगह थी या व्यक्तिगत जगह थी, दीवाने आम खास जो थी वो राजाओं की व्यक्तिगत जगह थी, और दीवाने आम जो थी वो सार्वजनिक जगह थी जहाँ पे बैठ के सभा का संबोधन करते थे राजा लोग। तो ये सब की जो योजनाएं थी बनाने की वो बहुत सावधानीपूर्ण बनाई गई थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिन्हित चिहिल सुतुल अथवा 40 खम्भों के सभा भवन भी कहलाते थे। अब देखिए ये जो बैठक होती थी तो ये बैठक की जगह जो दीवाने आम बनाई गई थी उसकी भवन निर्माण कैसा था, ये एक आंगन में 40 खम्भों पे टिका हुआ भवन था, सभा भवन था, जिसे चिहिल सुतुन भी कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए इसे सावधानी से बनाया गया था। शाहजहाँ के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। अब देखिए जो शाहजहाँ था इसके सभा भवन जो थे ये ज़्यादातर एक दूसरे से मिलते जुलते बनाए गए थे। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्राय किबला नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा कहा जाता था, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति की ओर मुंह करके बैठना था। अब देखिए ये जो सभा भवन था इसको मस्जिद से मिलता जुलता बनाया गया था। ठीक है, मस्जिद की दीवारों के जैसे मिलता जुलता बनाया गया था। अब क्यों बनाया गया था, क्योंकि इसका जो मंच था वो किबला कहा जाता था। अब ये किबला क्या होता है, ये जो नमाज के पढ़ने की जो दिशा होती है, जिस दिशा में बैठ के नमाज पढ़ते हैं उसी दिशा को किबला कहा जाता है। क्योंकि जब दरबार चलता होगा राजा का तो वो सभी दरबारियों को देखकर कार्य करना सभी दरबारियों की तरफ प्रत्येक व्यक्ति की तरफ उनका मुंह करके वो बैठना चाहते थे, इसलिए वो किबला की दिशा में बैठते होंगे। इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिबिंब था। अब देखिए जो वास्तुकलात्मक अभिलक्षण मतलब जो वास्तुकार थे वो लोग ऐसी वास्तुकला के बनाते थे कि जिसमें यही दिखाया जाता था, यही इशारा किया जाता था कि जो राजा होता है वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिरूप होता है। यानी जो राजा होता है वो ईश्वर का ही एक रूप होता है जो पृथ्वी पर रहता है। शाहजहाँ ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार में अंतर संबंध पर बहुत बल दिया था। अब जो शाहजहाँ थे वो दिल्ली के लाल किले में इन्होंने अपना दरबार बनवाया था, नया नवनिर्मित मतलब नया बनवाया गया था। वहाँ राजकीय न्याय जो होता था और शाही दरबार के अंतर संबंध जो दोनों के बीच में होते थे, इस पर बहुत बल दिया है उन्होंने। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादूरा के उजाड़ू काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता ऑफियर्स को वीणा बजाते हुए चिन्हित किया गया। अब देखिए जो राजा थे
उनके सिंहासन के पीछे की जो दीवार थी उस पर पितरादुरा आपका देखिए ये दिया गया है। उत्कीर्ण संगमरमर और बलुआ पत्थर के रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर और अलंकृत नमूने। संगमरमर और बलुआ पत्थर से पर रंगीन बनाकर उसे ठोस करके उस पर कलाकृति बनाई गई थी। इसे ही पितरादुरा कहा जाता था। उसका काम करके ठीक है एक श्रृंखला में मतलब जो वीणा बजाते हुए लोग थे उन्हें वहाँ बनाया गया था। ऐसा माना जाता था कि ऑफियर्स का संगीत आक्रामक जानवरों को शांत कर सकता है। अब जो ये ऑफियर होते थे इनका संगीत जो होता था ये जो जानवर वो आक्रामक होते थे, गुस्सैल होते थे, उनको शांत करने में काम आता था और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते थे और ये संगीत सुनकर वे शांत हो जाते थे और शांति से एक दूसरे के साथ रहने लगते थे लड़ाई छोड़ के। शाहजहाँ के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता है कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। अब देखिए जो शाहजहाँ थे उनका जो सार्वजनिक भवन था सभा भवन, इसका निर्माण यह दिखलाता है कि जो न्याय भवन है न्याय उसमें न्याय करते समय जो राजा है वो ऊंचे और निम्न ऊंचे जगह पे बैठेगा तो सभी के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी को सद्भावना देगा और न्याय की ओर वो अग्रसर रहेगा हमेशा। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहाँ की राजधानी आगरा थी। शासन का जो शुरुआती समय था उस समय शाहजहाँ की जो राजधानी थी, मुग़लों की जो राजधानी थी वो आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तट पर करवाया था। अब यहाँ के जो विशिष्ट लोग थे, विशेष लोग थे, उन लोगों ने अपने घर का निर्माण यमुना नदी के किनारे पे करवाया था ना। तो वहाँ जो यमुना नदी थी उसके आसपास इन लोगों ने घर बनवाया। इसका निर्माण चारबाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। अब देखिए जो चारबाग था उसी तरह इनके जो मकान थे उसका निर्माण हुआ था बागों के बीच में। चारबाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं। अब देखिए जो चारबाग की योजना थी उसी की तरह ही बाग जो थे जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं, मतलब नदी के तट पे बना हुआ बाग कहते हैं। इस तरह के बाग में निवास स्थान चारबाग के बीच में स्थित न होकर नदी तट के पास बाग बिल्कुल किनारे पे होता था। मतलब ये जो बाग था ये लोगों के रहने। अब देखिए ये जो चारबाग में बीचों बीच जो बनता था बैठने की जगह या मकबरा, अब इसमें क्या था ये किनारे बना था, यानी जो चारबाग के बीचों बीच स्थित न होकर नदी के तट के पास बाग बिल्कुल किनारे पे होता था ये, ठीक है। अब एकदम नदी यमुना नदी के किनारे पे शाहजहाँ ने अपने शासनकाल की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। देखिए जो शाहजहाँ थे इन्होंने ये जो नदी तट बाग की योजना थी वो ताजमहल बनाते समय अपनाई थी। यहाँ सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चौतरे पर बाग और दक्षिण में बनवाया गया था। अब देखिए यहाँ पे जो सफ़ेद रंग का संगमरमर का मकबरा बना था ये नदी तट के एक चौतरे पर, ठीक है, पर बाग और बाग पर बना था तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था, ठीक है। नदी पर सभी
अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। अब जो नदी थी, इसको शाहजहां जो थे, ये चाहते थे कि सभी अभिजात जो वहाँ के लोग थे, उन लोग का नदी पे भी नियंत्रण है। इसलिए इस वास्तुकलात्मक रूप को इन्होंने और विकसित किया। दिल्ली में शाहजहांबाद में उसने जो नया शहर निर्मित कराया, उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। अब देखिए, जो दिल्ली के में जो शाहजहांबाद बनाया था ये शाहजहां, उसने वहाँ जो नया शहर बनाया ये शाहजहांबाद, वो नदी के एकदम किनारे बनाया, नदी पर ही था, समझ लीजिए शाही महल जो था। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे उनके बड़े बेटे दारा शिकोह को ही तक पहुंच मिली थी। अब देखिए, जो महल था उसमें दारा शिकोह तक को ही खाली जाने को मिलता था। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ा। अब देखिए, बाकी जो लोग थे उन लोगों को अपने घर का जो निर्माण था ये यमुना नदी के तट पर करवाना से दूर करवाना पड़ा था। अब ये जो देखिए, जो सफ़ेद रंग का संगमरमर का मकबरा था, ये वही है जिसे हम ताजमहल कहते हैं। ये आगरा का ताजमहल है जिसका निर्माण 1643 में शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, देखिए ये आप जो देख रहे हैं, जहाँ जहाँ पानी देख रहे हैं, ये यमुना नदी का पानी है। ठीक है, जलाशय, चारों तरफ बराबर बाग बटे हुए हैं इसके। अब देखिए, ये ताजमहल का नक्शा है। देखिए, एक नक्शे से आगरा के नदी तट बाग शहर का पुनर्कलित दृश्य। ध्यान दें कि कैसे यमुना नदी के दोनों तट पर अभिजातों के बाग महल स्थित हैं। ताजमहल बाईं ओर, ये देखिए दिखा रहा है ताजमहल आपका। चित्र 15 में दी गई दिल्ली की शाहजहांबाद की योजना की तुलना आगरा की ओर से करें। देखिए, ये देखिए बसाव बनाया है, ये ताजमहल है यहाँ तक, फिर इसके अगल बगल थोड़ा बहुत है। ये देखिए, इसके पार में भी यमुना नदी के इसने बसाव बना दिया है। यहाँ पे भी लोगों के मकबरे हैं, जैसे ये। ठीक है, आप नक्शे पे देख सकते हैं, तट बाग शहर ये ऐसे ही बनवाए गए हैं। अभी देखिए, ये यमुना नदी के किनारे बसे हुए शहर है। बाप रे, इसका पूरे का नक्शा ये है। 1850 का शाहजहांबाद का एक विशाल नक्शा। अब देखिए, जो शाहजहांबाग है ये उसका नक्शा है। बादशाह का निवास कहाँ है? अब इसमें जो बादशाह है इनका निवास कहाँ है? या तो देखिए, ये देखिए, ये जो बादशाह का रहने का स्थान है, या तो ये है या तो ये है। ठीक है, यमुना नदी के तट पर शहर काफ़ी घना बसा हुआ लगता है, लेकिन क्या आपको यहाँ के कई बड़े बाग भी दिखाई देते हैं? क्या आप मुख्य मार्ग में जामी मस्जिद ढूंढ सकते हैं? पता नहीं, हमें तो दिख नहीं रहा। बहुत ज़्यादा आबादी वाला शहर है, इसमें जामी मस्जिद ढूंढना बहुत कठिन है। आप इसे ढूंढ के देखिएगा। ठीक है, क्षेत्र व साम्राज्य। अब आगे हम ये पढ़ेंगे, क्षेत्र व साम्राज्य। देखिए, अब जो मुगल काल के क्षेत्र और साम्राज्य थे, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। हमने राजाओं के बारे में पढ़ा, उनके कार्य के बारे में पढ़ा, उन्होंने क्या क्या कार्य किए, फिर किला और महल, तालाब, इन सब के बारे में पढ़ा। अब हम उनके क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। 8वीं व 18वीं शताब्दी के बीच जब निर्माण संबंधित गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। 8वीं और 18वीं शताब्दी थी जब, तो उस समय निर्माण कार्य जो था बहुत तेज़ी से हो रहा था। ठीक है, बहुत तेज़ी से उसका वास्तुकला का
के भी क्षेत्र में बढ़ोतरी हो रही थी। निर्माण कार्य बहुत तेज़ी से हो रहा। तो इसी तरह जैसे मतलब तो जब नए शिल्पकार नए कार्य करने लगे तो उन लोग जो बाहर से शिल्पकार बुलाए गए तो उन लोगों के विचार जो थे उनमें भी आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपरा दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। अब देखिए जो एक क्षेत्र थी उसकी परंपरा जो है वो दूसरे क्षेत्र में भी अपनाई जा रही थी। ठीक है, उदाहरण के लिए विजयनगर में राजा के वज्रशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों का भी वास्तुकलात्मक शैली का भी बहुत प्रभाव पड़ा था। अध्याय 6 देखें, यानी देखिए एग्जाम्पल आप उदाहरण लेंगे तो विजयनगर में जो गजशालाएँ बनाई गई थीं राजा की, तो उसमें बीजापुर और गोलकुंडा की आसपास में जो सल्तनत थी उसका भी कलात्मक शैली का भी वहाँ के प्रभाव पड़ा था। ठीक है, यानी वहाँ के भी वास्तुकलात्मक प्रभाव बीजापुर और गोलकुंडा में पड़ा था। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सिकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती थी। अब देखिए मथुरा में जो मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में जो मंदिर है श्री कृष्ण का, वहाँ की वास्तु शैली जो है वो कहाँ से मिलती जुलती है? ये फतेहपुर सिकरी के मुग़ल बादशाह के जो महल हैं उनके शैली से मिलती जुलती है, मतलब डिजाइन से मिलती जुलती है। विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। अब देखिए जो विशाल साम्राज्य थे इसके निर्माणकार जो होते थे ये लोग विभिन्न क्षेत्र में अपने शासन के अधीन आ गए थे। इससे कलात्मक रूपों व भावनात्मक शैलियों के परिसेचन में मदद मिली। अब देखिए जो कलात्मक रूप थे और वास्तुकलात्मक रूप थे शैलियों के, इनमें इनको बहुत मदद मिली थी। अब ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये वृंदावन के गोविंद देव के मंदिर का अंदरूनी भाग है। वृंदावन के गोविंद देव की मंदिर का अंदरूनी भाग है। ठीक है, ये 1590 में बना है। इस मंदिर के पत्थर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। अब ये जो मंदिर है इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। 2-4 में से प्रतिच्छेदी मेहराबों पर ध्यान दें जिनमें इनकी ऊपरी भीतरी छत का निर्माण किया। अब देखिए इनमें जो वास्तुकला है इसमें भीतरी ऊपरी छत जो है इसका भी निर्माण वहाँ के मेहराबों ने करवाया था। वास्तुकला की यह शैली उत्तर पूर्वी ईरान से आई और फतेहपुर सिकरी में इसका प्रयोग हुआ। ये देखिए वास्तुकला की जो शैली आपको दिख रही है चित्र में, ये ईरान की है। इसका उपयोग फतेहपुर सिकरी में हुआ पहली बार। ठीक है, मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने के विषय रूप में दक्ष थे। अब जो मुगल शासक थे ये लोग अपने भवन का निर्माण क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक के रूप में करते थे। ठीक है, वहाँ के क्षेत्र में जो वास्तुकला चलती होगी उसके रूप में ये लोग अपना निर्माण करते थे। जो विशेष थी उस शैली को ये लोग अपना लेते थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पड़ की झोपड़ियों के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। अब देखिए उदाहरण के लिए क्या, जो बंगाल के स्थानीय शासक थे उस समय के, उन्होंने जो अपने महल की छत जो थी उसको छप्पड़, झोपड़ी का जो छप्पड़ होता है उसकी तरह बनवाया था। ठीक है, मुगलों का यह बंगला गुंबद अध्याय 9 चित्र 11 और 12 देखें, इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में भी इसका प्रयोग किया। अभी जो गुंबद था इसको मुगलों ने बंगला गुंबद कहा। ये लेसन 9 में चित्र नंबर 11 और 12 आप देख सकते हैं। मतलब मुगलों को ये इतना पसंद आया था कि उन्होंने अपने वास्तुकला में इसे भी जोड़ लिया। ठीक है, ऐसे ही देखिए विचार का आदान प्रदान होने लगा। अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। उन्होंने अपने वास्तुकला अन्य जो क्षेत्र थे मुगलों को जो जहाँ से अच्छा लगता था वो अन्य क्षेत्रों से भी वो उसे अपने वास्तुकला में जोड़ लेते थे। तो अन्य क्षेत्रों का भी प्रभाव इस तरह देखने को मिल रहा था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सिकरी की कई इमारतों पर
गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैली का प्रभाव दिखता है। अब देखिए जो अकबर थे, ठीक है, उनकी जो आपकी राजधानी थी फतेहपुर सिकरी, वहाँ पे की अन्य इमारतों पर गुजरात और मालवा की वास्तुकलात्मक शैली का प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा सब जगह, ठीक है। अब देखिए ये जो चित्र दिखा रहा है, 18वीं शताब्दी में मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद उनके आश्रय में विकसित कलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही तथा अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने का प्रयास किया यह शैली अपनाई। अब देखिए जो 18वीं शताब्दी में मुगल शासक थे वो हल्के हल्के उनकी शैली जो थी वो धूमिल हो रही थी, धूमिल मतलब मिट रही थी, ठीक है। तो अब जो उनके आश्रयदाता थे, जो लोग इस शैली का मतलब देख रेख कर रहे थे, अब वो लोग क्या निरंतर इसकी शैली में बनवा रहे थे, इसको मतलब इसको ठीक कराते जा रहे थे। तो जब स्वयं के राज्य स्थापित करने का फिर ये लोग अपनी राज्य स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, तब ये शैली उन लोगों ने इस शैली को अपनाया, ठीक है। अब ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये चित्र नंबर 17, ये फतेहपुर सिकरी के जोधाबाई महल के छत के विस्तार को संभालते अलंकृत स्तंभ तथा टेक, ये गुजरात के क्षेत्र की वास्तुकला परंपराओं के प्रभावित है। ये देखिए जो है ना फतेहपुर सिकरी में जोधाबाई का महल जो है, अकबर की पत्नी थी जोधाबाई, उनके महल के छत का है। देखिए छत को संभालने के लिए जो पिलर हैं, इसमें जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं ये गुजरात की वास्तुकला शैली है, ठीक है, ये वहाँ से प्रभावित हुई है। यही हमारा चैप्टर 5 फिनिश होता है। अब देखिए अन्य पढ़ते हैं और भी। आसमान छूते चर्च, यानी कि यहाँ हम लोग देखेंगे आसमान छूते हुए चर्च जो है उसको के बारे में जानेंगे। 12वीं शताब्दी में देखिए आप चित्र देख सकते हैं, ये छत कितना ऊंचा है। चर्च 12वीं शताब्दी से फ्रांस के आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हुए। अब देखिए 12वीं शताब्दी जो थी इसमें फ्रांस में जो प्रारंभिक भवन होते थे उसकी तुलना में अधिक ऊंचे और हल्के चर्च का निर्माण शुरू हुआ बनना, ठीक है। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। अब जो ये शैली थी जो हल्के और लंबे चर्च बनाने की, इसको गोथिक नाम से जाना गया है। इस शैली की विशेषताएं हैं नुकीले ऊंचे मेहराब और रंगीन कांच का प्रयोग, इसमें प्राय बाइबिल से लिए गए दृश्य का चित्रण है और उड़ते हुए पुश्तें। अब देखिए ये जो है इसकी विशेषता यही है इस शैली की कि इसमें जो मेहराब होते हैं यानी ऊपर के जो हिस्से होते हैं वो चौखिल होते हैं, एकदम नुकीले, ठीक है, और इसमें रंगीन कांच का प्रयोग होता है। और बाइबिल में दृश्य दिखाया गया है उसको चित्र द्वारा यहाँ दर्शाया जाता है। दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनार और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े हैं। अब देखिए दूर से जो दिखने वाली मीनारें होती थी या घंटी वाले बुर्ज होते थे, ये सब चर्च से बाद में जुड़े हैं, ठीक है, ये सब पहले चर्च में नहीं थे, बाद में जोड़ा गया है। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नाइट्रेडम चर्च है, ठीक है। वास्तुकलात्मक शैली का जो ये सर्वोत्त उदाहरण है ये पेरिस का नाइट्रेडम चर्च इसमें सबसे पहले आएगा। 12वीं और 13वीं शताब्दी के कई दृश्यों में इसका निर्माण हुआ। अब जो 12वीं और 13वीं शताब्दी में जो कई चर्च हुए थे, इसके बाद के दशक हो रहे थे, इनमें इसका निर्माण बहुत तेज़ी से हुआ ऐसे चर्चों का। चित्र पर एक नज़र डालें और घंटी वाले बुर्ज को पहचानने की कोशिश करें। अब देखिए जो चित्र है इसमें घंटी कहाँ लगी हुई है ये आपको पहचानना है, ठीक है, उसको आप देख के बताइएगा। यही हमारा चैप्टर ख़त्म होता। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। फिर भी कोई डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल।